हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस बार इस नीट के एग्जामिनेशन में आपके इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो नॉर्मली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें कौन कौन सी टाइप की बीमारियां हो सकती हैं या किस तरह से हम उनको हेल्थ और हाइजेनिक मेंटेनेंस रख सकते हैं, सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे, वन शॉट डिटेल वीडियो में। तो आइए बिना लेट किए हुए सीधे शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पे। सिंपली टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है अगर हम बात करें तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द WHO ये बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ आपको सेक्सुअली कैपेबल होना ही नहीं होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं टोटल वेल बीइंग की, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, हर तरह से, जैसे फिजिकल, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल, यानी कि व्यवहार के हिसाब से, समाज के हिसाब से, आपके इमोशंस के आधार पे, और फिजिकली फिटनेस तो रिक्वायर्ड है ही। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके कि किस तरह से हम इनको मेंटेन रख सकते हैं या अगर बीमारियां हुई तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या जो बीमारियां होती हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड उनको इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन से हम कैसे बच सकते हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। शुरुआत करें अगर हम प्रॉब्लम्स की, तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो जो प्रॉब्लम्स को पहले पहचानना, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाना कि हाँ किस तरह से ये प्रॉब्लम दूर की जा सकती हैं। भारत उनमें एक पहला देश था जिसने वर्ल्ड में शुरुआत की, एक्शन प्लान की, ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इशू को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत रिलीज किया गया 1951 में। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की इनिशिएटिव इंडिया में हुई, ये 1951 में स्टार्ट किया गया, स्पेशली ध्यान रखते हुए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिल सकती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऐसे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स को लीड करते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम हो सकती है कहाँ पे, प्रेगनेंसी फेज में, कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है कि इनफर्टिलिटी हो गई, इनफर्टिलिटी मतलब अब जन्म देने की क्षमता ही खो गई। एक आपको देखने को मिल सकता है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इशू आ गए, इरेगुलरिटीज उनमें देखने को मिल रही हैं या एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिल रही हैं। हेल्थ ऑफ मदर, माँ की, बच्चे की, क्योंकि सारा कुछ किस पे डिपेंडेंट है। अगर अगली जनरेशन रिप्रोडक्शन में परफॉर्मेंस जा रही है तो मेजर हिस्सा माँ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इस बेबी का जन्म लेने तक और जाइगोट बनने तक के बाद की पूरी प्रोसेस मदर के वुम्ब में होती है। तो सारा ध्यान ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलता है माँ के ही हिस्से में। कंट्रासेप्शंस, ये एक ऐसा मेथड होता है, कंट्रासेप्शन के बारे में और डिटेल में हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिंपली ये स्टेट कर रहा है कि ये जो कंट्रासेप्शन है इसमें हम फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट रोकते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ओवरऑल कह सकते हैं कि कपुलेशन के बाद भी हम चाह रहे हैं कि जो बेबी है वो ना जन्म ले, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंट्रासेप्शन। फिर बात करते हैं एसटीडीज, ये होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोली जाती हैं ऐसी बीमारियां जो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर क्वाइटस या कपलेट के नाम से भी जानते हैं, इस ड्यूरेशन में ये ट्रांसमिट होती हैं। इन बीमारियों से आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। एक और देखने को मिलेगा आपको डिलीवरी के पैटर्न पे, और फिर कुछ लोग एबॉर्शंस के थ्रू बाहर एबॉर्ट करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी ये इशू आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें जो प्रोग्राम चलाया गया था RCH, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया RCH, इसका पूरा नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो मेजरली था स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ही ध्यान में रख के लॉन्च किया गया था। इसका एम था
अलग अलग चीज़ों में इम्प्रूवमेंट शोन करना या फिर सुधार दिखाना ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ को रिकवर किया जा सके। इसमें कई सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। आइए हम एक एक करके इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। एक तो इन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया इस बारे में इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का पहला दूध, स्पेशली माँ के ब्रेस्ट के थ्रू बच्चे को दूध पिलाना, इसकी जो महत्वपूर्णता है उसको समझाया गया कि ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं और एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस देखने को मिलती है जो रिप्रोडक्टिव पैटर्न में जो बेबी फॉर्मेशन हो रहा होता है उसको बहुत सारी बीमारियों से बचाने में हेल्प करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, कि माँ की देखभाल जरूर करें, अगर माँ की देखभाल नहीं करेंगे, इसके अलावा पोस्ट नेटल केयर, बच्चे के जन्म लेने के बाद भी माँ और बच्चे दोनों की केयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस फेज़ में बहुत ज़्यादा जो माइक्रोब्स हैं वो एक्टिव हो सकते हैं और डैमेज काज कर सकते हैं। फिर डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ एंड हैविंग मिसकॉन्सेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, ये जो मिथ अलग अलग टाइप के बने हुए थे कि मिसकंसेप्शन देखने को मिलता है या फिर प्रॉब्लम्स स्पेशली देखने को मिल रही हैं कि महिलाओं में ये लड़के बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे हैं तो ये बांझ है, इस तरह के, और फिर काफ़ी सारा पूजा पाठ करके या किसी तरह का हवन या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अपनाए जाते थे। ये मिथ था कि अगर ये महिला है तो बांझ है तो ये कभी बच्चे जन्म नहीं दे सकती, इस तरह की चीज़ें पहले बहुत सारी हुआ करती थी। इन मिथ्स को हटाया गया। एक और सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो रेशियो पैटर्न देखने को मिलता है कि हाँ सिर्फ लड़का ही आपकी जनरेशन को आगे ले जा सकता है, लड़कियों की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या उनको मार देना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में थी। उनको रोकने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया गया, उस जो थिंकिंग थी उसको डिस्करेज किया गया ताकि ये इक्वलिटी मेंटेन देखने को मिल सके। एनजीओ के जो रोल देखने को मिलते थे, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं ताकि जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं या सेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। पहले मानते थे लोग कि नहीं, इसके बारे में बात नहीं करना है, जो होगा वो होगा, ऊपर वाले का दिया हुआ है, बच्चा आया तो, इस तरह की बहुत सारे धर्म में चीज़ें मानी जाती हैं। पर ये एनजीओज़ ये काम करते हैं कि इनसे रिलेटेड जो मन में लोगों के डाउट हैं वो हटा दिए जाएं। बेनिफिट ऑफ फैमिलीज़ विद स्मॉल साइज़, छोटी साइज़ की जो फैमिली या परिवार हैं उसके फ़ायदे क्या क्या हैं ये लोगों को बताए गए। सेक्स एजुकेशन स्कूल में एंटर कराया गया ताकि लोग एटलीस्ट जाने तो कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं। बेनिफिट ऑफ मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए कि किस तरह से बच्चों को जन्म लेने के बाद उनकी केयरिंग करने के लिए वैक्सीन्स एप्लीकेबल करानी है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है ताकि, और खान पीन कैसे मेंटेन रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। लोगों को बताया गया बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस की, अगर आप बच्चे नहीं चाहते हैं तो उसके भी कई सारे ऑप्शंस हैं, ऑफ कंडोम्स या फिर बहुत सारे, अभी हम बात करेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड्स की, वो आते हैं, आप यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आप बेबीज़ के बीच में गैप रख सकें या कम बच्चों के साथ या छोटा स्मॉल फैमिली, अब छोटा परिवार होगा तो अब वो जाहिर सी बात है मैनेज कर पाना आसान हो जाएगा। अगर आपकी अर्निंग भी कम है तो भी आप छोटे परिवार के साथ मैनेज कर सकते हैं। पर अगर आपकी अर्निंग के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, अर्निंग कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए तो सबकी पढ़ाई लिखाई आप नहीं करा पाएंगे, उनका सारा खर्च आप नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल एविल सच एज सेक्स एब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, जो यहाँ पे रेप केसेस और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, कुछ दैत्य जैसे लोग पाए जाते हैं इस धरती पे, उन सब से आपको बच के यहाँ पे रहना है। उनके बारे में अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना और लोगों को समझाना कि ये एग्जैक्टली क्राइम है जो आप कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को, स्पेशली वो केसेस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं जिनमें मैरिटल कंडीशन के यानी कि शादी के बाद भी दोनों पार्टनर्स की अनिच्छा के विरुद्ध भी अगर ज़बरदस्ती, उस केस में भी रेप केस माना जाता है। तो लोगों को अवेयर किया गया कि दोनों की इच्छाओं का सम्मान किया जाए,
सब कुछ प्रॉपर पैटर्न पे हो, ये सारी चीज़ें अवेयर करने का काम RCH करता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये हेल्प करता है एडोलेसेंट बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हाइजीन एंड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड एसटीडीज, क्योंकि एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एडोलसेंस के बाद 18 से 25 एज के जो चिल्ड्रंस हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसीलिए इनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो पता रहे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया किस लिए है, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना हुआ है। ये नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यूएशन के लिए ले जाना है, कैसे साफ़ सफाई रखनी है और किस तरह से बीमारियों के बारे में आपको अवेयर रहना है। अगर हम पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में बात करें तो 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो थी 1.7%, यानी कि 17 बच्चों का जन्म पर 1000 पर ईयर। हर साल 1000 लोगों में 17 लोगों का जो एक्सेस ग्रोथ था, मतलब कहने का ये है, ऐसे समझना कि 1000 लोग हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में मतलब जो नेक्स्ट जन्म हुआ उसमें ग्रोथ रेट हमारा क्या था कि 1017 लोग हो गए। तो इस तरह से आपका ग्रोथ पैटर्न देखने को मिला, 1.7% ग्रोथ रेट कि नंबर जो थे वो तो हैं, उसके ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। 1900 की अगर बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी और 2000 तक आते आते वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई। इंडिया की पॉपुलेशन 350 मिलियन, जो कि अभी 2000 में जो की सेंसस हुई थी उसमें 1 बिलियन पॉपुलेशन थी। अभी रीसेंट सेंसस की अगर बात करें तो पूछो भी मत, इंडिया की जो पॉपुलेशन है अभी वो कितनी है, 1.5 बिलियन के अप्रॉक्स ये पहुंच चुकी है। रीजन्स फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हमारे यहाँ जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके अब मेजर काज क्या हैं। देखो, समय रहते ही हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, हेल्थ फैसिलिटीज़, इसमें इम्प्रूवमेंट हो गया। अब हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर इम्प्रूव हुई तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो जन्म मृत्यु दर थी वो कम हो गई। मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई। किसकी मृत्यु दर की बात कर रहे हैं, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, यानी कि बच्चों की मृत्यु दर कम हुई। रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला मैटरनल मोर्टेलिटी, मैटरनल क्योंकि ज़्यादातर पहले घरों में ही दाई माँ आके बच्चों को जन्म दिलाती थी, उस ड्यूरेशन में बच्चों के और माँ के दोनों के केसेस में देखने को मिलते थे कि बचने के चांसेस बहुत कम हो पाते थे। पर अभी इनमें मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ के डेवलप होने की वजह से माँ और बच्चे दोनों प्रॉपर बचे रह जा रहे हैं। इसके अलावा डेथ रेट, अब कोई पेशेंट बीमार हुआ, प्रॉपर इलाज हो गया, बच गया, तो डेथ रेट की भी कमी आई है। ये मेजर काजेज हैं। इसके अलावा इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, रिप्रोडक्शन, क्योंकि बच्चे ज़्यादा जन्म लेंगे तो रिप्रोडक्शन करने के लिए एज ग्रुप में बच्चे लोग ज़्यादा होंगे, रिप्रोडक्शन के एज ग्रुप के लोग ज़्यादा होंगे तो रिप्रोडक्शन ज़्यादा परफॉर्म होगा, और रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ मेजर काजेज हैं पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बढ़ने के। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए ज़बरदस्ती कुछ ऑब्जेक्ट लेके या रूल्स लेके नहीं आए, इन्होंने हमें ही बताया कि अपने आप खुद सोचो कि तुम्हारी बढ़ी हुई जनसंख्या से कितना नुकसान है तुम्हें। सोचो, महीने की इनकम तुम्हारी है अप्रॉक्स 10,000, ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है, वेरी कर सकता है, सीरियस लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है। नहीं सोचो कि हमारी तो 1 लाख है, सर ने सिर्फ 10,000 बताया है। ये अप्रॉक्सीमेट डेटा बता रहे हैं कि 10,000 है, उसमें आप पति पत्नी माँ बाप साथ में उनकी केयरिंग कर रहे हैं आप। हो सकता है आपके भाई छोटे हों, उनको भी आपको देखना हो। अब इसी बीच में आपके 2 बच्चे हो गए। अब एज्यूम करते हैं माँ बाप चलो चले गए, पर आप हैं, आपके 2 बच्चे हैं। अब इन 2 बच्चों को पढ़ाना है। इस 10,000 में अगर फीस के ही रिस्पेक्ट में बात करें तो 500 के आसपास एक पर बच्चे की फीस जाएगी, एक के आपका पर मंथ फीस ही चली जा रही है। अगर यही एज्यूम करो 4-5 बच्चे आपने कर लिए, अब क्या होगा, ये सिर्फ फीस में ही चला जाएगा, रहना खाना और ये जो बाकी खर्चे हैं ये कैसे मैनेज हो पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने मोटिवेट करने का सोचा कि हम मोटिवेट करते हैं छोटा परिवार, सुखी परिवार टर्म, बहुत सारे स्लोगन और नारे दिए गए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अलग अलग मेथड थे, इसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देखने को मिला हम 2 हमारे 2, यानी कि हम पति पत्नी और हमारे सिर्फ 2 बच्चे। इसके बहुत सारे प्रचार किए गए, पोस्टर लगाए गए। अभी भी आप जाते होंगे कहीं पे
हॉस्पिटल के आसपास रीजन में, तो ये आपको पोस्टर्स और बैनर देखने को मिल जाते थे। शहरी कपल्स अडॉप्ट करते हैं वन चाइल्ड नॉर्म्स, जो शहर में पाए जाने वाले लोग हैं उन्होंने अडॉप्ट किया वन चाइल्ड नॉर्म्स कि हम एक ही बेबी करेंगे, ताकि जो हम केयरिंग कर सकें, अच्छे से मैनेज कर सकें उनको। तो ये पॉलिसी नहीं है हमारी गवर्नमेंट की, मैंडेटरी नहीं है। ये काम गलती की थी चाइना ने कहा एक बच्चे से ज़्यादा पैदा करोगे तो हम मार देंगे, ये कंडीशन थी। इसकी वजह से अभी आप देख पा रहे होंगे चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज डिक्लाइन हो गई, लेकिन वहाँ पे अब ओल्ड एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, रिप्रोड्यूसिंग एज के ग्रुप के लोग कम हैं। अब उन्होंने कहा है कि अब 2 से 3 बच्चे आप पैदा करो। तो ये एक बाउंडेड पैटर्न था, हमारे यहाँ बाउंडेशन नहीं है। हमारे यहाँ सिंपली मेंशन किया गया है वन चाइल्ड नॉर्म, एक बच्चे की पॉलिसी है। अगर एक अडॉप्ट कर सकते हैं, वो भी ये सबके लिए नहीं है, प्रेफरेंस हम दो हमारे दो सबके लिए है, गवर्नमेंट ये चाहती है। या खुद से आप एज्यूम कर सकते हैं, देख सकते हैं, अभी आपको डेटा बताया एनालिसिस करके कि इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। शादी की स्टैट्यूटरी एज भी बताई गई, क्योंकि बाल विवाह भी बहुत देखने को मिलते थे और उस फेज में डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। बचपन में ही बच्चे का जन्म होता था, बॉडी उतनी कैपेबल होती नहीं थी, इसलिए फीमेल की एज 18 ईयर, मेल की एज 21 ईयर। हालांकि अभी इस पे डिबेट्स चल रहे हैं, मे बी ये इन अपकमिंग फ्यूचर कुछ चेंजेस दिखें, पर अभी के लिए यही आपका डेटा पैटर्न है। इंसेंटिव गिवन दिए जाते हैं, कुछ अमाउंट्स पैसे दिए जाते हैं या इंसेंटिव दिए जाते हैं, कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं जिनके कम बच्चे हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये मेंशन किया गया है कि जिनके 2 बच्चे हैं, प्रमोशन जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं उनको जो प्रमोट किया जाएगा अगले स्टेप पे, उनमें मेजरली प्रेफरेंस रखी जाएगी या ध्यान रखा जाएगा। जिनके 2 बच्चे हैं, जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको पीछे भेज दिया जाएगा, उनके प्रमोशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं बर्थ कंट्रोल। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो कोई ये जो हमारे दो पॉलिसीज़ हैं इनको हम कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के लिए जो कुछ फीचर्स होते हैं, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रा मतलब अगेंस्ट, सेप्शन मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है टर्म, हम बात कर रहे होते हैं स्पेशली बेबी कैरिंग कैपेसिटी की। तो जन्म लेने की, बच्चे जन्म देने की जो कैपेसिटी है, इसको काउंटर करना, अगेंस्ट दैट इंसेप्शन इज कॉन्ट्रासेप्शन। और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कुछ मेडिसिन आती हैं, कुछ इंजेक्शंस आते हैं। इनके लिए ज़रूरी क्या है कि ये यूज़र फ्रेंडली हो। पहली चीज़ क्या है, यूज़र फ्रेंडली, आसानी से यूज किया जा सके। ऐसा ना हो कि हम यूज करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम 4-5 लोगों की हेल्प लेके तब यूज कर पा रहे हैं। ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और मेजरली कॉन्ट्रासेप्शन का ये रोल प्ले देखने को मिलता है कि ये रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जैसे कॉन्डोम है, हमने जब यूज किया तब कॉन्सेप्शन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने इसको रिमूव करके वापस से फर्टाइल फेज में हमने कपलेशन किया, उस फेज में चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी हो सके। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, कि वापस किया जा सके। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार, जैसे हमारे पास अभी सर्जिकल मेथड्स दिखेंगे, सर्जिकल मेथड्स में हमने अगर सर्जरी करवा ली तो एक बार अगर सर्जिकल मेथड के थ्रू सर्जरी हो गई तो अब नेक्स्ट टाइम कभी भी बेबी का फॉर्मेशन नहीं दिखेगा, यानी कि अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं ले पाएगी। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल की अगर किसी की इच्छा है लेटर ऑन बेबी कंसीव करने की, तो वो कंसीव पैटर्न देखने को मिल जाए। नो लीस्ट, या तो ना ही हो या तो बहुत कम साइड इफेक्ट हो, कोई इंटरफ्रेंस ना हो लिबिडो या एक्ट ऑफ क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में किसी तरह का उसकी वजह से डिस्टर्बेंस ना हो कि लिबिडो परफॉर्म कर रहे हैं और उस फेज में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 2 प्रिंसिपल मेथड यूज किए जाते हैं बर्थ कंट्रोल के, एक आपको दिखेगा नेचुरल मेथड और दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। हम बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल मेथड की, या इसको ट्रेडिशनल मेथड बोला जाता है। इसमें किसी भी तरह के चीज़ों को यूज नहीं किया जाता, इसमें डायरेक्टली हम अवॉइड करते हैं फिजिकल मीटिंग। किसकी फिजिकल मीटिंग, हमें किसके बचाना है, हमें बचाना है एग सेल को, किससे, स्पर्म से फ्यूज होने से, कि स्पर्म एग सेल के पास ना जाए और फर्टिलाइजेशन ना हो।
यही काम कॉन्ट्रासेप्शन का होता है। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में हम एग और स्पर्म को मिलने से रोकने हैं, पर इनमें क्या होता है, हम मेथड अप्लीकेबल तो करते हैं पर चांसेस हो सकते हैं कि हाँ हो जाए, चांसेस जो होते हैं फेलियर होने के इस मेथड के बहुत ज़्यादा होते हैं। मेथड की बात करें तो इसमें सबसे पहले दिखेगा पीरियोडिक एब्स्टेंस। पीरियोडिक एब्स्टेंस यहाँ पे मेंशन किया जाता है कपल्स को एब्स्टेन करने की क्वाइटस कहाँ से, प्रेगनेंसी जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुई है उस दिन से लेके 10 to 17 डेज, 10 से 17वें दिन के बीच में उस डेट से क्वाइटस को रोका जा सकता है। अगर उस फेज में अगर हम क्वाइटस परफॉर्म नहीं करते हैं, इसको हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। फर्टाइल पीरियड 10 to 17 डेज का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएशन होने के जिस दिन फर्स्ट ब्लीडिंग आती है उस दिन से गिना जाता है। ये फर्टाइल पीरियड के 10 to 17, 10 से 17 दिनों को अवॉइड कर सकते हैं। उस फेज में यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। एक और चांस देखने को मिलता है आपको विड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्ट। आप क्वाइटस परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट ड्यूरेशन जब इंसीमिनेशन होना होता है तो इंसीमिनेशन को मेल पार्टनर के लिए ये होता है स्पेशली, उसका काम है अपने पेनिस को वेजाइना से विड्रॉ कर ले और एजुकेलेशन जो वेजाइना में होना चाहिए था वो वेजाइना से बाहर हो जाए। उस केस में स्पर्म अंदर नहीं जाएंगे। एक और फेज देखने को मिलता है लैक्टेशनल एमोनेरिया। इसमें मेंस्ट्रुएशन अप टू 6 मंथ ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद जब हम बात करते हैं बेबी को अगर कंटिन्यूअसली इंटेंस लैक्टेशन कराया जाता है, उस फेज में इंटेंस लैक्टेशन की वजह से मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अप टू 6 मंथ नहीं देखने को मिलती है। उस फेज में यहाँ पे बेबी जन्म नहीं ले सकता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। ये तो थे आपके नेचुरल मेथड। बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड की। आर्टिफिशियल मेथड में हम पढ़ेंगे एक बैरियर मेथड, स्पर्मिसाइडर जेलीज, आईयूडीज, इसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ये डिवाइसेस यूट्रस में अटैच कर दी जाती हैं। ओरल पिल्स की बात करेंगे, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स की बात करेंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करेंगे और सर्जिकल मेथड्स का भी यहाँ पे हम जिक्र करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मेथड बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। रुकावट किसके बीच में, स्पर्म जा रहा है, रास्ते में रोक लगा दिया गया। रोक लगाने के लिए यहाँ पे कई सारे मेथड पैटर्न दिखेंगे, पर बैरियर मेथड की अगर हम बात करें तो ओवम और स्पर्म को फिजिकली मीटअप करने से रोकना, ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं। जो बैरियर मेथड हैं इनको खुद लगाया जा सकता है, इस वजह से ये यूजर को प्राइवेसी प्रेफर करते हैं। मतलब आप जो बैरियर मेथड है अपने आप ला के अगर प्राइवेसी के साथ यूज करना चाहते हैं, चुपके से कि हाँ सोसाइटी का कोई मेंबर ना जाने, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कंडोम्स एंड इट्स टाइप। कंडोम और इसके वेरियस टाइप देखने को मिलते हैं। कंडोम बना होता है स्पेशली रबर का और पतले लेटेक्स का। रबर और थिन लेटेक्स का बना हुआ होता है। पैरामीटर की बात करें तो ये जो रीजन है कवर करता है, 2 टाइप के आपको कंडोम्स दिखेंगे, एक मेल कंडोम्स और एक फीमेल कंडोम्स। फीमेल कंडोम्स की बात करें तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, फिगर आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये दोनों की थिकनेस सेम पैटर्न देखने को मिलती है। मेल कंडोम या फिर इसको निरोध के नाम से भी जानते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। एक एंड टेपर होगा और एक एंड ओपन होगा। यहाँ पे ओपन एक ही एंड होगा, दूसरा एंड टेपर नहीं, पूरी फ्लैट पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फीमेल कंडोम्स कवर करते हैं वेजाइना और सर्विक्स को। ये एक चीज और परफॉर्म करते हैं, प्राइवेसी देने के साथ साथ ये एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी रोकते हैं। एक पर्सन को अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है, चाहे वो बैक्टीरियल हो या फिर कोई और, उनको ये रोकता है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल कंडोम्स की, तो ये भी रोल प्ले करता है एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला बैरियर मेथड है डायफ्राम या सर्वाइकल कैप या वॉल्ट। ये फिगर आपके पास बने हुए हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट आपको कुछ इस तरह से नजर आते हैं। इसी शेप में हम ले जाके पुट डाउन कर देते हैं, कहाँ पे, इनटू दी वेजाइना।
ये जो वेजाइना का ये वाला हिस्सा है जहाँ से सर्विक्स का रीजन शुरू होता है, यहाँ पे इसको कैप की तरह रख देते हैं, ढक देते हैं। अब क्या होगा, क्वाइटस ड्यूरेशन में जब स्पर्म्स जाएंगे तो अंदर यहाँ पे सर्वाइकल कैनाल से होते हुए यूटेरस और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है ना एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। और जब यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो क्या नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो अब फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए ये कॉमन बैरियर मेथड यूज किए जाते हैं। रबर के बैरियर होते हैं, कवर करते हैं सर्विक्स को, रीयूजेबल होते हैं। इनको कॉन्डोम्स जो थे वो रीयूजेबल नहीं थे, वन टाइम यूज एंड थ्रो पैटर्न देखने को मिलता है, पर ये रीयूजेबल होते हैं। लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों से नहीं बचा सकते और ये सिर्फ फीमेल के लिए एप्लीकेबल होते हैं। इस तरह के शेप होते हैं, इनको यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें इनको यूज करना तो बेहतर होता है, इनको यूज करते हैं किसके साथ, इन स्पर्मिसाइडल जेलीज, फोम और क्रीम के साथ। ये आपको देखने को मिलते हैं स्पर्मिसाइडल फोम। ये फोम ऐसे होते हैं जो इन जो बैरियर हैं इनके ऊपर अटैच कर दिए जाते हैं, चाहे डायफ्राम हो, चाहे सर्वाइकल कैप हो या वर्ल्ड कैप हो, इसके ऊपर लगा दिया जाता है ताकि जैसे स्पर्म वहाँ पे पहुँचते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर सर्विक्स रीजन को कवर कर दिया गया, अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी जब हम इस कैप को निकालेंगे तो चांसेस हैं कि स्पर्म अंदर चले जाएं। बेहतर होगा अगर इसके ऊपर हम कोई जेली लगा दें, और वो जेली के फॉर्म में हो सकता है, स्पर्मिसाइडल जेली हो सकती है, या क्रीम या जेल हो सकता है, या फोम हो सकता है। ये जो आपके पैटर्न देखने को मिलते हैं इनको यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है इस डायफ्राम के साथ। अब जब स्पर्म आएंगे तो यहाँ पे स्पर्म मर जाएंगे सारे के सारे। अब इसको बाहर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो भी ये नहीं जाएंगे। यूज अलोंग विद बैरियर मेथड, बैरियर मेथड के साथ इनको यूज किया जा सकता है ताकि इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। ये स्पर्म को किल कर सकते हैं, किसकी वजह से, एसिडिक पीएच की वजह से, क्योंकि इन जेलीज के पास पीएच वैल्यू इस एसिडिक देखने को मिलती है, यानी कि कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की, आईयूडीज की। इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स इन यूटेरस। ये सीधे सीधे कहाँ पे पुट डाउन कर दिया जाता है, यूटेरस के वॉल के पास, इसको यूटेरस में रख दिया जाता है। ये प्राइवेसी नहीं देता यूजर को, क्योंकि ये एक्सपर्ट डॉक्टर्स के थ्रू या नर्स के थ्रू अटैच किया जाता है। इंडिया आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड, इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया ये मेथड है आईओडीज का। इसमें अगर हम टाइप की बात करें तो ये मेनली 2 टाइप के भी देखने को मिलते हैं, और 2 टाइप में भी फर्दर हम डिवीजन यहाँ पे पाते हैं। एक आपको दिखेगा नॉन मेडिकेटेड आईओडीज, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो लिपेज लूप आपको देखने को मिलता है। ये डबल एस शेप का देखने को मिलता है आपको लिपेज लूप। इसके पास वायर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये रबड़ या फाइबर का बना हुआ देखने को मिलता है। इस डिवाइस को डायरेक्टली अटैच कर देते हैं, कहाँ पे ले जाके, यूटेरस में। ये काम क्या करते हैं, ये मेजर आयोडीज फंक्शन परफॉर्म करती हैं कि स्पर्म्स को रोकती हैं। ये फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करती हैं, स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज कर देती हैं, उनकी क्षमता गंवा देती हैं ताकि वो वहाँ तक पहुँच पाएँ। कहाँ तक, एग सेल तक, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। याद रहेगा ना, कंफ्यूज नहीं होना और ध्यान से सुनते रहना। यहाँ से पॉइंट पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें मेडिकेटेड आयोडीज, ये मेडिकेटेड आयोडीज की बात करें तो ये मेजरली 2 सेगमेंट में बटी हुई, एक हार्मोन रिलीजिंग और एक कॉपर कोटिंग आयोडीज। कॉपर कोटिंग आयोडीज क्या करती हैं, कॉपर आयन रिलीज करती हैं। कॉपर आयन क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी खत्म कर देते हैं स्पर्म की। पर कॉपर के रेस्पेक्ट में बात करें तो कॉपर फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देता है स्पर्म को विद इन यूटेरस। यूटेरस के अंदर जैसे ही स्पर्म जाता है मार के खा दिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है। इनके एग्जाम्पल याद रखना, CU7, मल्टीलोड 375 या फिर कॉपर टी, ये इनके एग्जाम्पल हैं। कॉपर टी आपको कुछ यहाँ से फिगर में दिख रही होगी, ये सिंपली टी शेप की होती है। CU7 7 शेप का होता है और मल्टीलोड 375 इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसके जो वायर होते हैं वो 375 mm थिकनेस के देखने को मिलते हैं, इसी वजह से इनको यूज किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडीज की। ये होती हैं प्रोजेस्टाजर्स और LNG-20। नोट डाउन करते हुए चलिएगा ताकि ये चीज़ें याद रह जाएं लंबे समय तक। मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन,
ये क्या करते हैं, यूटेरस को अनसुटेबल, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया नॉर्मली, चलो कोशिश तो इनकी है कि ना हो, पर अगर हो भी गया तो अनसुटेबल बना देते हैं यूटेरस को, और सर्विक्स को होस्टाइल टू द स्पर्म, सर्विक्स रीजन तक ही स्पर्म इंटर कर पाता है, उसका जो प्लाज्मा होता है उसको डेंस कर देते हैं ताकि ये मूव नहीं कर पाते हैं आगे की तरफ। अगले मेथड की बात करें तो हमारे पास हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, OCP या टैबलेट्स। अब बात करेंगे हम यहाँ पे टैबलेट्स के पैटर्न की, जो दवाइयाँ आती हैं। इसमें हम दो दवाइयों के बारे में जिक्र करने वाले हैं, एक है नॉन स्टेरॉयडल और एक है स्टेरॉयडल पिल्स। सहेली की अगर हम बात करें तो ये नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है। नॉन स्टेरॉयडल मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स यहाँ पे ना के बराबर देखने को मिलते हैं, बहुत लिटिल माइक्रो अमाउंट में एस्ट्रोजन की प्रेजेंस कुछ देखने को मिलती है, बट हम इसको नॉन स्टेरॉयडल कंसीडर करते हैं क्योंकि हार्मोन्स यहाँ पे ऑलमोस्ट एब्सेंट देखने को मिलते हैं। इसको बनाया था CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया था। सहेली ये इंटरफेयर करता है किसके साथ, इम्प्लांटेशन के साथ। इसको वंस अ वीक पिल बोला जाता है, पर खाने का जो पैटर्न होता है, पहले 3 महीने इसको वीक में 2 टाइम्स इनटेक करते हैं और आफ्टर 3 मंथ इसको हम एक बार यूज करना शुरू करते हैं और हफ्ते में एक ही टेबलेट खाई जाती है। हाँ, यहाँ पे मेंशन किया गया है सहेली CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। वंस इन अ वीक या वंस अ वीक पिल बोला जाता है इसको। हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है इनकी और साइड इफेक्ट बहुत कम। पर अगर हम बात करें स्टेरॉयडल की तो स्टेरॉयडल में क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। इनमें हार्मोन्स पाए जाते हैं। हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, या तो प्रोजेस्टेरोन अकेले हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का। इसका काम होता है, स्टेरॉयडल जो पिल्स हैं इनका काम है इनहिबिट करना, यानी कि रोकथाम करना ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन। मतलब एक काम तो है कि ओवम रिलीज होने से रोकना, दूसरा अगर हो भी गया तो फर्टिलाइजेशन को डिले करना, फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन। मतलब ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है हार्मोन्स के सहारे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनके पैटर्न के, तो इनमें कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे माला N, माला D। ये हैं आपके दोनों कंबाइंड फॉर्म जिसमें आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों मिल जाता है। सिर्फ प्रोजेस्टोजेंस की बात करें तो इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, प्रोजेस्टोजेंस। ये इसी नाम से टैबलेट्स आती हैं। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो हमने एग्जांपल पढ़ा था हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ये है प्रोजेस्टाजर्ट्स, और यहां पे हम टैबलेट्स की बात कर रहे हैं तो इसको बोल रहे हैं प्रोजेस्टोजेंस। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दवाइयों के नाम वेरी कर सकते हैं पर आयोडीज इकलौती है प्रोजेस्टाजर्ट्स। काम है इनका ओवुलेशन को इनहिबिट करना और इम्प्लांटेशन को। अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं। इसकी वजह से स्पर्म की एंट्री को भी ये रोक पाते हैं। पिल्स कैसे ली जाती हैं ये टैबलेट्स, पीरियड के पैटर्न पे 28 डेज स्टार्टिंग प्रेफर किया जाता है विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिन के बीच में इनको गैपिंग रखा जाता है, बाकी डेज में इनको हम यूटिलाइजेशन करते हैं। तो 28 डेज तक स्टार्टिंग फेज में इनमें होता है। हाँ, रेगुलर बेसिस पे अगर आप इनटेक कर रहे हैं और गैपिंग हो जा रही है तो वो अलाउ होता है, उसके लिए आपको कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं डालना पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेस साइड इफेक्ट। ये पिल्स जो हैं बहुत इफेक्टिव हैं। कैसे, बहुत कम साइड इफेक्ट्स के साथ, और इंडियन फीमेल्स के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती हैं स्टेरॉयडल पिल्स, थोड़ी मात्रा में इनटेक करने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट इम्प्लांट्स। हालांकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक इनको यूटिलाइज किया जाता है। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, ये जैसे मैच स्टिक होती है ना, माचिस की तीलियाँ, ऐसे ही ये देखने को मिलते हैं। इनको कहाँ, अपर आर्म के स्किन के नीचे रख दिया जाता है, स्किन के नीचे रखा जाता है, प्लेस्ड अंडर स्किन। इफेक्टिव पीरियड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है,
प्रोजेस्टोजेंस एलोन यहाँ पे पाए जाते हैं या कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। एक्शन की बात करें तो ये वही काम करेंगे जो अभी हम बात कर रहे थे पिल्स की, या ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन दोनों को, और म्यूकस को अल्टर करके मोटिलिटी को रिटार्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। जैसे कंट्रासेप्शन के ड्यूरेशन या क्वाइटस हो गया, क्वाइटस होने के बाद या फिर केसेस आए रेप के, तो कैरेक्टराइजेशन देखने को मिलता है प्रिवेंट कंसेप्शंस इमरजेंसी कंडीशन में, जहां पे जो कंट्रासेप्टिव मेथड से फेलियर हो गए रिजल्टिंग फ्रॉम रेप की वजह से या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से, ये जो कंपोजिशन देखने को मिलते हैं इनमें कुछ स्पेशल मेडिसिन्स बनाई गई जिनको इमरजेंसी पिल्स बोला जाता है। ये इफेक्टिव होती हैं 72 आवर ऑफ क्वाइटस, विद इन 72 आवर, मतलब 72 घंटे के अंदर इनटेक करना होता है। इसमें प्रोजेस्टाजेंस एलोन हो सकते हैं या दोनों एक साथ हो सकते हैं, या फिर आयोडीज के पैटर्न पे भी इनको यूज किया जाता है, पर आयोडीज आपके सेगमेंट में अलग। पर यहाँ पे हम टैबलेट्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमें देखने को मिल जाता है जैसे अनवांटेड 72 और पिल्स 72, इस तरह की जो टैबलेट्स हैं मार्केट में आती हैं, 72 घंटे के अंदर क्वाइटस के इनटेक करनी होती हैं और उस फेज़ में ये प्रिवेंट कर देती हैं बीमारियों से और कॉन्ट्रासेप्शन कंट्रोल कर लेती हैं, यानी कि यंग वन बेबी फॉर्मेशन को डिले कर देती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल या स्टरलाइजेशन मेथड। ये रिवर्सिबिलिटी ना के बराबर होती है, पुअर बोला गया है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके फेलियर के, तो रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। हाईली इफेक्टिव होता है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलता है, मतलब ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा डालता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये काम क्या करता है, गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है। 2 टाइप का होगा, मेल में आपको वैसेक्टोमी दिखेगी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है। करते क्या है देखो जरा, फिगर के पैटर्न पे समझ लो। वैसेक्टोमी में हम बात करते हैं ये वाली जो नली या डक्ट है इसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। स्पर्म एपिडाइडमिस से होते हुए स्पर्म यहाँ जाते हैं और फिर सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के फ्लूइड के साथ मिलकर सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म बाहर जाते हैं इजैकुलेशन के समय। लेकिन क्या हो अगर हम वास डिफरेंस को ही बांध दें काट के, तो हम क्या करते हैं, वास डिफरेंस को कट करके टाइड कर देते हैं। अब बांध के अगर हमने काट दिया तो क्या होगा, स्पर्म यहां से रिलीज होना बंद हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं खत्म हो जा, यहाँ पे स्पर्म बनता रहेगा। सेम एज यहाँ ओवरी में बात करें तो यहाँ पे भी ओवम फॉर्मेशन होता रहेगा। यहाँ पे हमने सिर्फ फैलोपियन ट्यूब को कट किया है। अब फैलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे तो ना स्पर्म इधर जाएंगे, ना ओवम इधर से आएगा, और ना बीच में मीटअप होगी और ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो 2 मेथड होते हैं, ये फीमेल में ट्यूबेक्टोमी और ये मेल में वैसेक्टोमी। करते क्या क्या हैं, टाई कट करते हैं पहले और फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं फीमेल्स में। मेल्स में वास डिफरेंस को कट करके बांध देते हैं। इंसीजन इन एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में क्या करना होता है, इंसीजन करना होता है, कट करना होता है, किसमें, एब्डोमेन में, यानी कि स्टमक रीजन के लोअर पोर्शन पे हल्का सा कट लगाते हैं, या फिर वेजाइना के थ्रू में यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, उसके माध्यम से अंदर जाके हम इसको टाइट कर सकते हैं। दूसरा, मेल में अगर हम बात करें तो कट कैसे करते हैं, स्मॉल इंसीजन, छोटा सा कट लगा देते हैं स्क्रोटम में और फिर नसबंदी कंप्लीट हो जाती है। इसको नसबंदी बोला जाता है। पुरुष और महिला दोनों नसबंदी के नाम से मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, या इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। MTP क्या है, इंटेंशनल, यानी कि स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से वॉलंटरी टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का बिफोर फुल टर्म, बेबी के कंप्लीट होने से पहले, बाहर आने से पहले उसको टर्मिनेट कर देना जानबूझकर या अपनी इच्छा से। वॉलंटरी टर्मिनेशन फुल टर्म से पहले, इसको बोलते हैं हम MTP या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसी को इंड्यूस एबॉर्शन के नाम से भी जाना जाता है। MTP को लीगलाइज किया गया 1971 में इन इंडिया। अब तक 40 से 50 मिलियन MTP परफॉर्म कराई जा चुकी हैं। वर्ल्ड वाइड बात करें तो ओवरऑल जितनी प्रेगनेंसी होती हैं उसका 20%, यानी कि 1/5 जो टोटल नंबर है
वो एमटीपी के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करें एमटीपी कब परफॉर्म होती है, इसके लिए कई सारे रूल्स बनाए गए हैं। एक अनवांटेड प्रेगनेंसी किस वजह से, रेप की वजह से या फेलियर ऑफ कंसेप्शंस, मतलब पार्टनर चाहते नहीं हैं कि अब बेबी अभी हो, उस केस में ये परफॉर्म कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, कैजुअल सिर्फ नशे की हालत में या किसी कारणवश किसी के साथ इंटरकोर्स परफॉर्म कर लिया, पर अब समस्या हो रही है कि हमें बेबी कैरी नहीं करना है, उन केसेस में एमटीपी को परफॉर्म कराया जा सकता है। इफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड हार्म द मदर, इसके अलावा अगर कंटिन्यूएशन प्रेगनेंसी बच्चे को हार्म कर सकती है या फीटस को या दोनों को, या फिर एक केस और देखने को मिलता है अगर जो कोई जेनेटिक पैटर्न का डिसऑर्डर देखने को मिलता है तो उस केस में भी ये अलाउ किया जाता है। इसके बाद देखने को मिला इनके बहुत सारे मिस यूजेस देखने को मिलते थे, जैसे कैजुअल सेक्स के बाद कुछ पार्टनर्स ने अवॉइड कर दिया अपने पार्टनर के साथ मिलना जुलना, क्योंकि प्रेगनेंसी अब स्टार्ट हो चुकी थी, पार्टनर की इच्छा नहीं थी, फोर्सफुली जबरदस्ती किसी को क्या कराया गया, यहाँ पे एबॉर्शन कराया गया। या फिर कई सारे पेरेंट्स या फैमिलीज ऐसी हैं उनके प्रेशर की वजह से, तो इन सब केसेस में ये रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए गए थे 1971 में इसको अलाउ किया गया था, पर उसके बाद बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किए गए। एक इंटेंशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, इनमें बहुत सारे सुधार किए गए। काम था रिड्यूसिंग द इंसिडेंट ऑफ इलीगल एबॉर्शन, इलीगल एबॉर्शन के नंबर्स को घटा देना, डिक्रीज कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनको घटा दिया जाना। फिर क्योंकि ज़्यादातर एबॉर्शन कराने की वजह से या फोर्सफुली एबॉर्शन कंटिन्यूएशन कराने की वजह से क्या देखने को मिलता है, माँ को खतरा हो सकता है ना, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, तो उसके लिए ये रूल में इंक्लूड किया गया। एमटीपी सेफ होती है अप टू 12 वीक्स, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के पहले 3 महीने, बट रिस्कियर होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि 3 महीने के बाद 3 से 6 मंथ तक ये अलाउ तो है, लेकिन हाँ 6 महीने के बाद अलाउ नहीं है। अगर 6 मंथ तक प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो अब गवर्नमेंट के थ्रू भी उसको अलाउंस नहीं मिला हुआ है। फिर भी बोथ आर लीगल, दोनों क्या हैं, लीगल हैं। 3 से 6 मंथ वाली रिस्कियर होती है, 12 वीक्स की ड्यूरेशन में। हाँ, यहाँ पे जो आपको सजेशन या डॉक्टर की परमिशन रिक्वायरमेंट होती है अप टू 3 मंथ, एक अकेले डॉक्टर की परमिशन और इसके साइन से आप एबॉर्शन या परमिशन करा सकते हैं, पर 3 to 6 मंथ ड्यूरेशन में एटलीस्ट 2 एक्सपर्ट डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2 एक्सपर्ट डॉक्टर दैट मीन्स ए स्पेशलाइज्ड गाइनोकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि किसी भी डॉक्टर से जाके साइन करवाने की उसमें परमिशन पैटर्न दिया जाता है, क्योंकि जच्चा और बच्चा यानी माँ और बच्चे दोनों के लिए हार्मफुल होता है। ये नेक्स्ट प्रोसेस है एमनियोसेंटेसिस और एमटीपीज। एमनियोसेंटेसिस और एमटीपीज, एमनियोसेंटेसिस, हाँ थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें फीटल की जो सेल्स होती हैं, ये होता है ना बेबी इम्प्लांट होता है मदर के वूम में, इसको चारों तरफ ये प्लेसेंटा के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, प्लेसेंटल लेयर के अंदर। ये जो फ्लूइड होता है इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इंजेक्शन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। जब एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, किसमें पेनिट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट एक क्लियर डेप्थ जरूरी होती है। ज़्यादा डेप्थ पे भी हम निडल को नहीं ले जाते क्योंकि बेबी को ये हार्म कर सकता है। डेप्थ में ले जाके एमनियोसेंटेसिस यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड मटेरियल को हम बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी फीटल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो डिजॉल्व फॉर्म में इनमें पाई जाती हैं। किसमें, इन एमनियोटिक फ्लूइड। ये टेक्निक यूज की जाती है टू चेक द जेनेटिक डिसऑर्डर, ताकि जो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है लाइक डाउन सिंड्रोम्स हैं, सिकल सेल एनीमिया है, ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है बच्चों में। अब इस फेज में क्या होता है कि हम 23 जो क्रोमोजोम पेयर हैं, इन पेयर को सबको काउंट करते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से ओवरऑल क्रोमोजोम्स के नंबर्स यहाँ पे हम पेयर के फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पे जो
बैन है ये गवर्नमेंट के थ्रू लगा दिया गया है, स्टैट्यूटरी बैन लगाया गया है इस पे, इस टेक्निक पे इंडिया में, ताकि फीमेल फिटिसाइड्स, ज़्यादातर क्या होता है एमनियोसेंटेसिस से जो सेक्स क्रोमोजोम है XY और XX का कॉम्बिनेशन पता लग जाता है, XY मेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये लोगों को पता लग जाता है अर्ली स्टेज में तो अभी कुछ मेंटालिटी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है अब मौजूदा समय में, लेकिन काफ़ी समय पहले लोगों में ये धारणाएं थी कि लड़कियां नहीं जन्म लेनी चाहिए क्योंकि लड़के ही सारा परिवार और सब कुछ चलाते हैं। तो ये केस जो देखने को मिलते थे इनकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती थी, इनको भी ऐड किया गया कि एमनियोसेंटेसिस और MTP के बहुत सारे यूज देखने को मिले, मिस यूज इन कंटेस्ट ऑफ फीमेल फिटिसाइड। इसको रोकने के लिए एक्ट में इंप्रूव किया गया कि अब एमनियोसेंटेसिस के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन अलाउ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की, वो बीमारियां जो सेक्स के थ्रू यानी कि कपुलेशन क्वाइटस के थ्रू ट्रांसफर होती हैं। इनको वेनरियल डिजीज या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STIs के नाम से जाना जाता है। हाई वर्नेबिलिटी या रिस्क ग्रुप देखने को मिलता है आपको 15 से 24 ईयर। ट्रांसमिशन मोड सेक्सुअल इंटरकोर्स, बहुत सारी इसमें बीमारियां ऐसी दिखेंगी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसफर नहीं होती हैं, पर मैक्सिमम बीमारियां इनमें सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा भी हम यहाँ पे जैसे एड्स की बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने के अलावा भी ये अदर मोड से ट्रांसफर हो जाती हैं। इनके ट्रांसफर मोड के पैटर्न की अभी हम बात करेंगे। कैटेगरीज की बात करते हैं, बैक्टीरियल बहुत सारी डिजीजेज हैं जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, क्लेमाइडियासिस है, ये बैक्टीरियल डिसऑर्डर हैं, बैक्टीरिया की वजह से फैलते हैं। प्रोटोजोवन डिसऑर्डर की बात करें तो ट्राइकोमोनियासिस, ये प्रोटोजोवा की वजह से, और वायरल डिजीज की बात करें तो जेनेटिक हर्पीज, हेपेटाइटिस B, जेनाइटल वार्ड्स और एड्स जैसी बीमारियां वायरस की वजह से फैलती हैं। तो तुमसे जो क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं वो इसी पैटर्न के आते हैं, विच वन इज अ वायरल डिजीज या वायरल डिसऑर्डर। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना, याद रखना इसको। बात करते हैं बैक्टीरिया और प्रोटोजोवन की जो बीमारियां हैं ये क्योरेबल होती हैं अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर ली जाए, मतलब अगर जल्दी इनको पहचान लिया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लें तो क्या हो जाएगी, इसको हम आसानी से कवर अप कर सकते हैं। पर अगर हम लेट कर गए, यूटेरस के अंदर बैक्टीरिया गया, यहाँ पे कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं, अर्ली डिटेक्शन के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? इचिंग, इस रीजन में खुजली देखने को मिलेगी, जेनाइटल रीजन में फ्लूइड डिस्चार्ज होता रहेगा, चाहे वो मेल पार्ट की बात करें या फीमेल की, कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे, हल्के हल्के पेन और स्वेलिंग देखने को मिलेगी इनमें। अगर ये कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं और समय रहते हमने इलाज करा लिया प्रॉपरली तो क्योरेबल है, ये प्रॉपर क्योर है इसका, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, बच जाता है। नेक्स्ट, लेकिन अगर हमने इसको अवॉइड कर दिया कि हाँ चलो इचिंग हो रही है ठीक है होने दो, बैक्टीरिया क्या होंगे, फैल के चले जाएंगे ना, पूरे ऑर्गन में फैल जाएंगे। अब लेट डिटेक्शन की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस काज करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे इनमें। एक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PIDs काज करते हैं। अगर इम्प्लांटेशन के ड्यूरेशन में ये इन्फेक्शन हुए तो एबॉर्शंस की कंडीशन तक देखने को मिल सकती है। स्टिल्ट बर्थ को ये रोक देते हैं। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जहाँ पे जो यूटेरस है, यूटेरस की वॉल पे अगर इम्प्लांटेशन हुआ तो बेबी कंसीव होता है। यूटेरस की वॉल के अलावा कहीं भी अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी को लीड करती है। अगर ऐसी कंडीशन किसी फीमेल में हो गई कि जो यूटेरस की वॉल है उसके अलावा कहीं भी इम्प्लांटेशन हो रहा है तो भले ही फर्टिलाइजेशन टाइमली हो जाए पर कभी भी बेबी कंसीव नहीं हो पाएगा। कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर देखने को मिलता है। कैंसर या फिर इसको सर्वाइकल कैंसर के नाम से जाना जाता है, सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है। ये सर्विक्स का कैंसर देखने को मिलता है, इसकी वजह से पैटर्न। इसमें जो एड्स नाम की बीमारी है इसके काफ़ी बारे में डिटेल पूछी जाती है। इसका ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल, अगर इंजेक्शन की जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है उसके अलावा भी क्या है, अगर इंजेक्शंस
निडल्स शेयर किए जाते हैं। एक पेशेंट जिसके पास था इन्फेक्टेड पर्सन का या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट किसी को यूज किया गया इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे में, तो उसमें यह ट्रांसफर हो जाता है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में देखने को मिलता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, अगर माँ बीमार है तो ये बच्चों में ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव मेजर टू अवॉइड एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों से बचने के उपाय क्या क्या हैं, तो आप अवॉइड करना है सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स नहीं करना है। दूसरी चीज, ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस के समय हमेशा क्या यूज करते रहना है, कंडोम्स यूज करना है। हाँ, नोन पार्टनर है या फिर आपका साथी है यानी कि वाइफ या फिर हस्बैंड, तो आप ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं प्रॉपर जांच के बाद। पर अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप बेहतर है कॉन्डोम्स यूज करते रहें ताकि एसटीडीज से बचे रहें। मल्टीपल पार्टनर्स और अननोन पार्टनर बिल्कुल अवॉइड करना है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, एक और समस्या रह जाती है इनफर्टिलिटी की। कॉमन समस्या देखने को मिलती है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, फैमिलीज, पार्टनर्स, घर वाले सब प्रेशर बना रहे हैं, शादी के कई दिन हो गए हैं। इसमें कंडीशन इनफर्टिलिटी कब बोला जाता है? इनफर्टिलिटी कब बोला जाता है? स्पेशली अप टू 2 इयर्स लगातार पति पत्नी ट्राई कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन है, स्पेशली फर्टाइल फेज में भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं, फिर भी बेबी नहीं हो रहे हैं, अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, इस कंडीशन को इनफर्टिलिटी बोला जाता है। इनके रीजंस क्या हो सकते हैं? ये रीजन फिजिकल हो सकते हैं, बीमारियां डिजीज की वजह से हो सकती है, फिजियोलॉजिकल चीजें हो सकती हैं, कंजेनाइटल यानी कि फैमिलियर देखने को मिल सकता है, इम्यूनोलॉजिकल अगर इम्यूनली में कोई प्रॉब्लम्स है उसकी वजह हो सकती है। इनफर्टिलिटी ए प्रॉब्लम कुड बी विद आइदर द मेल और फीमेल पार्टनर, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही को हो, दोनों पार्टनर को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इंडिया में फिर भी हमारे यहाँ फीमेल्स को ही ब्लेम किया जाता है, मेल के कंपेरेटिवली अगर कपल चाइल्डलेस रह गया तो सारा दोष महिलाओं को दिया जाता है, फीमेल को दिया जाता है, जबकि हो सकता है मेल पार्टनर में भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो। क्या क्या मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर्स में इनफर्टिलिटी के काजेस हो सकते हैं, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स में क्या क्या हो सकते हैं? एल्कोहलिज्म, अगर एल्कोहल ले रहे हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस डिफेक्टिव हो जाती है, स्पर्म का फॉर्मेशन लो हो जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन देखने को मिलती है ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म के 250 से लेके 300 मिलियन तक रिलीज होने चाहिए, ये काउंट अगर रिलीज नहीं हुए, लो स्पर्म काउंट, इसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। एब्स्ट्रक्शन इन इफ्रेंट डक्ट, यानी कि सिंपली इफ्रेंट डक्ट जो स्पर्म ले जा रही है उस डक्ट में अगर रुकावट हो गई या ब्लॉकेड हो गई, जैसे वेस्टेक्टोमी में हमने क्या किया था, कट करके टाइट किया था तो ब्लॉकेज ही तो किया था, तो वेस्टेक्टोमी भी इनफर्टिलिटी लीड करती है। इसके अलावा हम बात करें क्रोमोजोमल डिलीशन, मेल क्रोमोजोम XY होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसकी वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। ये डिसऑर्डर होने की वजह से ट्रांसजेंडर फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, ट्रांसजेंडर के फॉर्मेशन होते हैं। गोनाडोट्रोपिन डिफिशियंसी, हार्मोन्स, क्योंकि LH और FSH स्पेशली स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर इनका लो सिक्रीशन हुआ तो इनफर्टाइल मेल हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में अगर फॉल्ट हुआ, ये फॉल्ट जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हुआ, यानी ट्रांसजेंडर्स की कंपोजिशन की सेलेडी में आया ये, उसमें भी इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। एक ये कॉमन फैक्टर अब देखने को मिलता है ज़्यादातर, क्योंकि वर्क प्रेशर या टेंशन की वजह से इरेक्शन डिसफंक्शनिंग, इरेक्शन स्टेट नहीं हो पाता है, इरेक्ट नहीं हो पाता है पेनिस, या इरेक्ट होता है तो कम समय के लिए, तो इंसेमिनेशन प्रॉपरली वेजाइना में अंदर होना चाहिए, वेजाइना में अंदर नहीं हो पाता है, इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी लीड करती है। एक कंडीशन है क्रिप्टोर्चिडिज्म, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार नीट के एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। इसका मतलब क्या है? सिंपली टेस्टिस आर अनेबल टू डिसेंड इन द स्कोटल सैक, जो टेस्टिस होते हैं वो स्कोटल सैक में नहीं आ पाते हैं, एब्डोमेन में ही रह जाते हैं। एब्डोमेन में रहेंगे तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसी टेम्परेचर पे ये भी पाए जाएंगे, जबकि इनको कितना होना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इतना कम टेम्परेचर होगा तभी टेस्टिस में स्पर्म के फॉर्मेशन हो पाते हैं। अब टेम्परेचर अगर नहीं घटेगा
तो टेस्टिस में स्पर्म प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाएगा। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो रीजन है इनफर्टिलिटी के वो कौन कौन से हैं? एक है एनओवुलेशन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। अगर कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन नहीं होता है, ओवुलेशन के जस्ट बाद कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है वही चेंज अप हो जाता है। वो कार्पस ल्यूटियम लेटर ऑन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। अगर कार्पस ल्यूटियम नहीं बना तो एनओवुलेशन की कंडीशन बोली जाती है, ये इनफर्टिलिटी लीड करती है। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्यों? पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से या एक्सेसिव एस्ट्रेस की वजह से भी इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस भी इनफर्टिलिटी लीड करते हैं। फिर बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन फेलियर। अगर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है तो भी इसकी वजह क्या हो सकती है? अल्कोहल या ड्रग यूजेस। गोनाडोट्रोपिन डिफिशियंसी यानी कि LH और FSH अगर यहाँ पे भी हैं तो भी वही समस्या होगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अभी हमने समझी थी कि जो यूटेरस है उसकी वॉल पे इम्प्लांट ना होकर के कहीं और इम्प्लांटेशन होता है अगर बेबी का, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोली जाती है। ये भी इनफर्टिलिटी लीड करती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी, बहुत सारे सिस्ट, ओवरी के अंदर बहुत सारी गांठें बन जाती हैं, ये भी इनफर्टिलिटी लीड करती हैं। फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज, अभी हमने बात की थी, फेलोपियन ट्यूब में जो ब्लॉकेज है ये कट की वजह से हो सकता है या कोई और टिश्यू डिपोजिशन की वजह से हो सकता है। इसमें ब्लॉकेज अगर हुआ तो भी ये लीड करते हैं इनफर्टिलिटी। वेजाइनल एंड सर्वाइकल इन्फेक्शन, वेजाइना और सर्विक्स में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो भी ये लीड करते हैं। स्पेशली सर्वाइकल कैंसर के केस की बात करें, गोनोरिया की बात करें, फंगल इन्फेक्शन, गोनोरिया और क्लेमाइडिया, ये भी इनफर्टिलिटी ही लीड करते हैं। अब अगर कोई कपल इनफर्टाइल है तो वो चाहता है कि हम बेबी कंसीव करें। बेबी कंसीव करने के लिए हमारी जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे आ चुकी है। हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि आर्ट मेथड यूज करके उनको भी बेबी कंसीव करने का ऑप्शन देते हैं। इसमें हम दो टाइप के फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक इन वीवो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इंक्लूड किया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पे विट्रो का मतलब होता है लेबोरेटरी में, लैब में परफॉर्मेंस देखने को मिलती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन कहाँ इन विट्रो में होगा? आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होगा, लेबोरेटरी में परफॉर्म कराया जाएगा। बॉडी के बाहर होगा मतलब कि फर्टिलाइजेशन ओवरी और स्पर्म प्रॉपरली मैटअप नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वो फीमेल ओवम प्रोड्यूस कर पा रही थी। कैन फीमेल प्रोड्यूस ओवा? तो हाँ, वो ओवा प्रोड्यूस कर पा रही थी, सिर्फ क्या नहीं हो रहा था? फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था। एम्ब्रियो ट्रांसफर हो पाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद? हाँ, हो पाएगा। तभी हम लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन करा के इम्प्लांट कराते हैं अंदर। जिफ्ट, गैमीट, जाइगोट, IUT और ICSI, अभी एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये मेथड्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यूज किए जाते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। इसमें फीमेल जो है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो हमें डोनर ओवम की रिक्वायरमेंट होती है। वो डोनर ओवम उसकी बॉडी में हम इंटर करा देते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर नहीं। तो हम क्या करते हैं? गैमीट्स, स्पर्म, ये कुछ पैटर्न होता है, यहाँ पे हम इनटेक करते हैं एक ट्रे में एग सेल और स्पर्म सेल्स। ये जिफ्ट टेक्नोलॉजी है, सेम एज गिफ्ट टेक्नोलॉजी होती है। यहाँ पे हम स्पर्म और गैमीट, डोनर सेल से हम उसके मेल पार्टनर से स्पर्म ले लेते हैं और किसी डोनर से एग सेल, और एग सेल और स्पर्म को इंटर करा देते हैं कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में। अब फेलोपियन ट्यूब में जब इंटर कराएंगे तो अब ये क्या करते हैं? ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? अंदर हुआ। एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से तो कराया गया। तो जिफ्ट, AI और IUI ये मेथड होते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसीमिनेशन। इसका मतलब क्या है कि स्पर्म को डायरेक्ट, स्पर्म जो क्या थे, चांसेस क्या हो सकते हैं इनमें इस मेथड को यूज करने की? स्पर्म प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहे थे, तो हम क्या करते हैं? उसी मेल पार्टनर का स्पर्म लेके डायरेक्ट अंदर इंटर करा देते हैं वेजाइना में इंजेक्शन के थ्रू। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोला जाता है। अगर म्यूकस, जो सर्वाइकल म्यूकस है वो भी ब्लॉकेज है तो हम डायरेक्ट कहाँ? यूटेरस में इंसेमिनेशन कराते हैं, तो वो IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोला जाता है। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब कराया जाता है? जब स्पर्म लो काउंट प्रोड्यूस हो रहे हों या मेल
ड्यू टू इरेक्शन डिसफंक्शनिंग इंसीमिनेट न कर पा रहा हो फीमेल को, उस केस में ये परफॉर्म कराया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिफ्ट की, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स को डायरेक्टली, इसमें फीमेल कैन प्रोवाइड कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। फर्दर डेवलपमेंट के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए कंडीशन तो है, पर ओवम नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए उसमें डायरेक्ट गैमीट को ट्रांसफर किया गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक पैटर्न ICSI। ये केस थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिलता है। ICSI का पैटर्न ये होता है कि जो जोना पेलोसिडा होती है एग सेल की, ये पेनिट्रेट कर पाने में स्पर्म सक्षम नहीं हो पाते। वो किसी अल्टरनेट पार्टनर के भी हैं, जो रिजिड ओवरी हो जाती है या रिजिड ओवम देखने को मिलता है, उसमें ये किसी एक पर्टिकुलर फीमेल में देखने को मिल जाता है। रेयर केसेस होते हैं, पर पाए जाते हैं कि वॉल बहुत हार्ड है। अब हार्ड है, स्पर्म में कितने भी एक्रोसोम हो, ये रिलीज करके इनको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। उस केस में हमें माइक्रो इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। उसी मेल पार्टनर का स्पर्म लेके हम डायरेक्ट क्लैंप के सहारे, ये जो एक ओवरी है इसके अंदर हमें स्पर्म एंटर कराना होता है। निडल्स के सहारे हम एंटर कराते हैं, क्लैंप्स इसको रोकता है ताकि ये फ्यूजिबल या स्लिप करके बाहर ना चला जाए। तो ये जो मेथड बोला जाता है इसको बोलते हैं हम ICSI। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोला जाता है। स्पर्म डायरेक्टली एग में एंटर करा दिया जाता है इस मेथड से। एक चीज ध्यान रखना, इससे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हमने कहाँ कराया है? लेबोरेटरी में। नॉर्मली एग सेल और स्पर्म सेल्स को लैब में इसी जार या सिंपल से छोटे स्ट्रक्चर के अंदर हम परफॉर्मेंस करा रहे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक परफॉर्मेंस होता है, ये माइक्रोस्कोप के अंडर वॉच में हम इसको परफॉर्म कराते हैं। एक तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, एक हो सकता है ICSI, यानी कि हम बात कर रहे हैं किस मेथड की? ये मेथड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ ओवरी में। इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन को बाकी जो दो मेथड हैं, एक जिफ्ट और एक IOT, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं क्या होता है। ये मेथड आपको देखने को मिलता है जिसमें इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन था, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू यूटेरस में इंजेक्ट करा दिया जाता है। यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब की तरफ ये मूव कर जाते हैं, वेजाइना से होते हुए ही ले जाया जाता है। सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, डायरेक्ट वेजाइना में निडल के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म के बम्बार्डिंग कर दी जाती है। फिर बात करते हैं अब ट्रांसफर फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो, पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट और एम्ब्रियो लेटर ऑन डेवलप होगा। तो जाइगोट की सेल स्टेज अप टू 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज तक जब ट्रांसफर किया जाता है तो इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। अगर मोरुला स्टेज तक पहुंच गया है, यानी कि 8 से ज्यादा सेल स्टेज, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने जा रहा है, वहां पे डायरेक्टली ट्रांसफर कराया जाता है यूटेरस में। इसको बोलते हैं IUT। तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोला जाता है इसको, और इसको जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट। ये दो मेथड होते हैं। एक्चुअली टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रोग्राम होते हैं वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम में ही देखने को मिलते हैं। इन वीवो फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम नहीं बोला जाता है। अब ये एडॉप्टेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी ये टेक्नोलॉजी लोग कम एडॉप्ट करते हैं। एक मेजर वजह हो सकती है इसकी कि लोगों की अगर हम बात करें तो उनमें क्या कंपोजिशन देखने को मिलता है, जो फर्टिलाइजेशन का पैटर्न है, स्पेशलाइजेशन कॉस्टली होता है, इनके इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे आते हैं, इसलिए लोग अभी IVF टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो अनाथ हैं, आर्फज जहाँ पे खुले हुए हैं वहाँ पे अनाथों को लोग ले जाके छोड़ जाते हैं, उनका एडाप्टेशन भी कम हो पाएगा। अगर इस मेथड से सारी चीज़ें होने लगी तो उनको भी आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन, ये भी एक वजह हो सकती है कि लोग अडॉप्ट करना बेहतर समझते हैं यहाँ पे पैसे खर्च करने के कंपैरेटिवली। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये था हमारा चैप्टर, इतना सा ही। अब यहाँ पे
आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिसेस मिल जाएंगी। बाकी अगर आपके पास अपनी खुद की किताबें हैं, बुक्स हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। हर साल अभी 2 क्वेश्चन इस बार नीट 2025 में आए हुए थे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम मिल ही जाएंगे। तो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगर किसी तरह का डाउट आता है या समस्या होती है तो आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी PDF फॉर्मेट आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे PDF फॉर्म में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइंस क्लासेस 1-2 मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।